दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। दोस्तों इसका पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यही घटना चक्र की जो 5 टेस्ट सीरीज के जो सेट आया है इसमें हम लोग पहली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों पहली प्रैक्टिस टेस्ट का दोस्तों हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर लिए थे, यानी आधा प्रश्न हम लोग 75 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे पार्ट ए के रूप में। मैंने कहा था अब हम इसे जो बाकी के जो 75 प्रश्न है इसको हम पार्ट बी में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों पार्ट ए में जो आपके प्रश्न थे, हालांकि जितने प्रश्न है ये जो पहली टेस्ट सीरीज है सीधा उसी पर बेस्ड है, समसामयिक घटनाओं पर बेस है। मैं आपको बताया था उसी पर, यानी जो भी समसामयिक घटनाएं चर्चा में थी उन्हीं के आधार पर उन्हीं से कनेक्ट करके पूरे प्रश्न को बनाया गया है। यदि आप करंट से परिचित होंगे तो चल जाएगा। तो पहले वाले पार्ट ए में आपने देखा था फैक्चुअल प्रश्न आपको ज्यादा मिले। अब पार्ट बी में हम लोग लास्ट का जो 75 प्रश्न देखने जा रहे हैं वे आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल प्रश्न देखने को मिलेंगे। थोड़ा धैर्य होकर देखना पड़ेगा, अपने आप को नापना तौलना और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपने आप को अंदाजना कि हम कहाँ हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे ही, और ज्यादा हम एक्सप्लेन करने के चक्कर नहीं पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। उम्मीद है कि आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा धार लग चुकी होगी, सिर्फ आपको ऐसे प्रश्नों से परिचय करवाना है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं पार्ट बी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न आपका रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित सही है। तो पहला कह रहे हैं दोस्तों, रॉलेट अधिनियम आप लोग जानते हैं 1919 में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। जी बिल्कुल, ये वाला तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का भी उपयोग किया था, बिल्कुल सही, ये भी वाला स्टेटमेंट सही है। और दोस्तों अगर हम लोग ये तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। तो दोस्तों इसका कोई कनेक्शन नहीं है। साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत कमीशन कहते हैं, क्योंकि सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, तो जिसमें लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं। यही वाला आपका तीसरा वाला गलत है और यहाँ पर केवल आपका 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 66 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है हमें सही कौन सा है। तो देखें, पहला स्टेटमेंट करें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने में इसका योगदान नहीं था, इसको हम लोग खारिज कर सकते हैं। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित मॉडल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो आप लोग जानते हैं ये अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, इसमें एक कह सकते हैं हम लोग दोस्तों रियासतों को मिलाकर एक संघ का कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन हालांकि वो अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया था, क्योंकि उसमें जो रियासतें वगैरह थी बहुत अड़चने लगा रही थी, लेकिन इसमें एक संघ यूनियन का कंसेप्ट था। तो ये वाला हम कह सकते हैं। तो दूसरा वाला आपका केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखो ये 78 वाला देखें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यह एक तरह का ये फैक्चुअल प्रश्न है। तो यहाँ आपको दिया गया है अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय वस्तु दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों अनुच्छेद, अगर राष्ट्रपति के बारे में पढ़े होंगे 52 से लेकर 78 तक, तो अनुच्छेद 52 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 53 में आपको बताया गया राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होगी, तो और 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो ये वाला इस पर हो जाएगा। 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 में राज्य के सीएम की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 78 का। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 79 वाले को देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कि सही कौन सा है। देखें अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत में ये जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को तो जरूर मालूम होगा, एकल नागरिकता का कंसेप्ट यहाँ से लिया गया है। तो ये वाला तो आपका तो सही है। अगर देखें दूसरा वाला अगर हम लोग कथन पढ़ें तो
कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई कि आप जन्म आपका कहीं और हुआ है लेकिन आपको यहाँ की नागरिकता मिल गई है तो आप भी राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी, वो इटली के हैं लेकिन यहाँ के नागरिक हो गई हैं, तो अब यहाँ को राष्ट्राध्यक्ष बन सकती हैं। तो ये भी वाला दोस्तों यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इसे वंचित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? वो ऊट पटांग कुछ करेगा तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये भी वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और त्यागने के 3 तरीके हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है इसलिए मैं बता दिया। त से त्यागना, त से 3, प्राप्त करना, प से प्राप्त, प से 5। तो ये कंसेप्ट याद रखे रहिएगा आप लोग, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। तो आपका केवल ए सही हुआ, 79 का केवल ए। आगे अगर हम लोग देखें 80 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है कि कथन कुछ दिए गए हैं, विचार करके बताइए सही कौन सा है। तो देखें पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो जेड मोड टनल, जेड मोड टनल दोस्तों जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में बनाई गई है। वो ऐसा टनल है दोस्तों, टनल, तो वो जेड मोड टाइप में है, ऐसे है, इस टाइप में है। तो वो जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में बनाया गया है, तो ये वाला सही है। और यह टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है। तो ये भी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो यह परियोजना करें भारत म्यांमार सीमा पर व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ भारत म्यांमार कहाँ से आ गया है? तो जम्मू कश्मीर में। तो देखते ही आप इसे गलत कर देंगे, तो आपका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा 80 का। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 81 में, तो 2024 में एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों, जलवाहक योजना। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि सड़कों वगैरह का, ट्रेन वगैरह का भार कम करने के लिए, जलयानों के माध्यम से ज़्यादा माल ढुलाई करने के लिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी मतलब कम हो और हम लोगों का मतलब ये सड़कों वगैरह का बोझ भी कम हो, तो इसके लिए शुरू किया गया था। तो ये जलवाहक योजना के माध्यम से जो जलमार्ग 1, जलमार्ग 2 और जलमार्ग 16, एक वाला जो है गंगा नदी पर है और 2 वाला दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये जो जलमार्ग ये जो 16वां है ये बराक नदी पर। बराक नदी दोस्तों आप लोग जानते हैं मणिपुर से निकलकर मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, असम बहते हुए और बांग्लादेश में चली जाती है। बराक नदी जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह योजना केवल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पर आधारित है। नहीं भाई, ये बराक नदी पर भी आधारित है जो जलमार्ग 16 है। तो इसको इन्होंने छोड़ दिया, तो केवल लगा दिया, इसलिए यह गलत हो गया यहाँ पर। तो पहला वाला आपका गलत। दूसरा वाला कह रहे हैं यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोतों को ही प्रोत्साहित देता है। नहीं, केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा वाला को देखें तो पात्र मार्गों पर इस योजना के तहत कुल परिचालन व्यय का अधिकतम 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो यस 35% के लिए, तो ये वाला तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। केवल 3 सही है जलवाहक योजना के सेंस में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसे। 82 को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो बहुत अच्छा, ये पंचायत उन्नति सूचकांक इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो इसीलिए दिया है पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में। तो बताया जाता है इसमें आपको, जैसे हम विभिन्न सूचकांक पढ़ते हैं ना, तो कौन सा पंचायत उन्नति में मतलब किस पंचायत ने कितना उन्नति किया उसका सूचकांक बताएगा। तो उसका सूचकांक में दोस्तों कुल 9 विषय हैं, उन 9 विषय पर आधारित इस सूचकांक को बनाया जाता है। तो उन 9 विषयों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको स्मार्ट पंचायत नहीं दिखेगा, बाल अनुकूल पंचायत हो जाएगा, आत्मनिर्भर पंचायत हो जाएगा, स्वस्थ पंचायत हो जाएगा, सुशासन युक्त पंचायत हो जाएगा, महिला अनुकूल पंचायत हो जाएगा। ऐसे करके 9 है, आप एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन मैं पढ़ाऊं तो मुझे ये स्मार्ट पंचायत कहीं नहीं मिला है, तो 2 जहां है मैं हटा दूंगा, तो अपने आप हमें उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर चलें, प्रश्न सॉल्व करने का भी तरीका होता है, कम जानकारी, सीमित जानकारी में भी आप सॉल्व कर सके, यह भी एक तरीका है, उसे आपको खोजना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पर हमें मिलाना है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाली, अब आई है 2025 में। आप लोग जानते हैं देहरादून से ये जारी होती है और हर 2 साल पर आती है। तो 21 वाली रिपोर्ट 23 में आई थी और 23 वाला रिपोर्ट आई है 2025 में। तो इसके लिए आपको एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ उसका रैंक, तो यानी बताना है आपको क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य
वनावरण कितना है? तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में पूछा जा रहा है। अगर यही प्रतिशत के मामले में पूछा तो लक्षद्वीप सबसे नंबर 1 पर, और राज्य के मामले में पूछता तो लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं, यहाँ हम एल लिख दे रहे हैं, लक्षद्वीप में लगभग 51% क्षेत्रफल वनावरण है। और यहाँ पर इसके बाद मिजोरम आ जाता, तो मिजोरम पहले नंबर पर है, लगभग 85% वहाँ क्या वनावरण है। लेकिन दोस्तों यह क्षेत्रफल के मामले में पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल प्रतिशत यहाँ आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल मामले में नंबर 1 है, अरुणाचल नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये 84 वाला देखें तो बहुत ज्यादा चर्चा में था। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुष में मतलब 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत को पुरुष 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में यानी 5,000 मीटर में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को मिला है? तो गुलबीर सिंह को मिला है। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में था ये, ऑप्शन बी। आगे अगर हम 85 वाले को देखें तो कौन सा कथन आपका सही है ये बता रहे हैं, उसे चयन करके हमें ढूंढना होगा भाई सही कौन सा है। तो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस उत्तर प्रदेश में दोस्तों खुला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा में। कहाँ खुला है ये? ग्रेटर नोएडा में खुला है ये वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस, यूपी में खुला है। लेकिन यूपी के जिला पूछे तो यहाँ ग्रेटर नोएडा आप बता दीजिएगा स्पेसिफिक स्थान। तो ये तो गलत हो गया, लखनऊ देकर इन्होंने गलत कर दिया। दूसरा वाला को देखें, यह उत्तर प्रदेश में पहला विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस होगा जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी आपका केवल सही होगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये 86 वाले को देखें तो 86 वाले में भी आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक तरह का ये कंसेप्चुअल फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उसके सॉफ्टवेयर एवं एल्गोरिदम का विकास किस प्रमुख तकनीक कंपनियों के लिए, मतलब कौन सा इसके सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का विकास कौन सी मतलब कंपनी भागीदारी है? तो सबसे पहले आपको बता दें भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। तो अमरावती देखते ही आप कर देंगे, और बाकी आपको कंपनी का नाम मालूम है या नहीं मालूम है तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, यहाँ दूसरा आपको जरूरतें नहीं है। तो एक अगर आपको मालूम होगा कंपनी के या तो नाम या तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है आप कर लेंगे, तो ऑप्शन बी अमरावती में टीसीएस और आईबीएम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 87 वाले को देखें तो ये भी एक कंसेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संदर्भ में कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शंस चुनना है, आप एक बार मार्किंग कर लेंगे, सही पूछ रहा है गलत। तो आप लोग जानते हैं खसरा रुबेला उन्मूलन का जो भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 में रखा और 2026 में खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने खसरा रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है कि 2030 नहीं रखा है, 2026 रखा है, इसे थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। तो ये वाला ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं खसरा जो होता है और वो खसरा मोरबिली वायरस के कारण होता है। तो खसरा यहाँ पर लिखा है मोरबिली वायरस के कारण होता है, जिसमें बुखार और शरीर पे लाल चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। यही वाला तो सही है, मैं आपको बता दिया। और लेकिन ये भी बता दूं, ये जो खसरा मोरबिली वायरस होता है यह डीएनए वायरस होता है, तो सॉरी आरएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस नहीं होता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा ऊपर। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले सी वाले को बताया जिससे आपको ज़्यादा समय न देना पड़े। तो ये आरएनए वायरस होता है न कि डीएनए, तो ये गलत हो गया। और इसमें जानते हैं कह रहे हैं कि एमआर वैक्सीन केवल रूबेला का बचाव करती है, तो नहीं भाई, रूबेला का नहीं, वो कई सारी और बीमारियों का, रूबेला, खसरा, एक और कंठ करके बीमारी है, वो 3 बीमारियों से बचाव करती है एमआर वैक्सीन। तो ये भी अलग गलत हो जाएगा आपका, केवल सी सही हुआ। तो मैं आपको एक्सप्लेन किया, बाकी जो गलत हैं तो क्यों गलत हैं आपको ये बात समझ में आ जाए। तो 88 वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश की धरती से पहला पेलोड मॉडल रॉकेट परीक्षण किया गया, कहां से? तो कुशीनगर से, जिसे यहां पर भी खुशी आए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका।
आगे अगर देखें तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ, तो उसमें किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया गया था, उस आत्मघाती ड्रोन का नाम बताना है। तो आप लोगों ने खूब देखा होगा अगर थोड़ा सा न्यूज व्यूज में, तो हारोप ड्रोन जो इजरायली कंपनी की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हारोप ड्रोन का उपयोग किया गया था। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हारोप ड्रोन का उपयोग किया इसलिए पाकिस्तान हार गया, तो हारोप हार गया, तो यहाँ पर दिमाग में थोड़ा रखे रहेंगे। तो आगे चले हम लोग ये 90 वाले को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, फरवरी 2025 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित प्रोसेसर शक्ति चिप, तो 2025 में भारत की स्वदेशी रूप से विकसित प्रोसेसर जिसका नाम रखा गया है शक्ति चिप विकसित की गई, और इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पढ़कर बताना है सही कौन सा है। तो शक्ति चिप का विकास दोस्तों इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर किया है, डीआरडीओ ने नहीं किया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था इसरो, डीआरडीओ नहीं, तो आपको गलत हो जाएगा पहला। यह चिप RISC-V आधारित ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, तो यस ये वाला आपका सही हो जाएगा बी, तो केवल बी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट दूसरा। आगे अगर 91 वाले को देखा जाए तो इसमें कह रहे हैं कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शासित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में उनको रखा गया है जो 6वीं अनुसूची में मतलब शामिल नहीं, जो 6वीं अनुसूची में है उनको 5वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो 6वीं अनुसूची में किसे रखा गया है, तो ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, मिस्टर अमित, मिस्टर अमित, मिस्टर से मिजोरम, मिजोरम और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो यहाँ अरुणाचल नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही डी हो जाएगा आपका 91 का डी। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई खास दम इसमें नहीं है, बड़े ही आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं दे दी गई हुई हैं खूब ढेर सारा लिखकर। तो देखिए क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक स्वायत्ता के परिप्रेक्ष्य में कॉलेजियम प्रणाली के विषय में कुछ आपको जानकारी नीचे दी गई है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यह कोई संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, न तो हमारे संविधान में था, न तो ये संसद की उपज है, यह एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ था। द्वितीय जजेस केस जो हुआ था 1993 में, उसके माध्यम से। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है, यानी जो कॉलेजियम प्रणाली है वो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है, और उसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश के सदस्य होते हैं, यानी ये 5 बॉडी वाली संस्था है। एक मुख्य न्यायाधीश वो अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है, ये हमारे ऑप्शंस में अवश्य रहना चाहिए। तो हम अब कह सकते हैं कि इसको हटा दें, इसको हटा दें। एक ही जानकारी में आप 2 ऑप्शन के लिमिट कर दिए, आप अब तुक्का भी लगाएंगे तब पर भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन हम तुक्का नहीं चलते, लेकिन हम तो बता रहे हैं, आगे बताना पड़ेगा कि यह प्रणाली संसद द्वारा अधिनियमित के माध्यम से स्थापित की गई थी। मैंने पहले बताया संसद के माध्यम से नहीं, यह जो दूसरा जजेस केस हुआ था 1993 में, उसके माध्यम से हुआ था। तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, तो दूसरा हमारे ऑप्शंस में नहीं रहना चाहिए, तो अभी दूसरे से हमारा काम नहीं बना। तीसरे को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली बाध्यकारी न होकर केवल परामर्शदात्री व्यवस्था के रूप में काम करती है। नहीं भाई, बाध्यकारी है ये भी, तो यहां पर ये तीसरा वाला भी गलत हो गया, तो हम कह सकते हैं बी वाला काट देंगे, तो हमें चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होती है एलिमिनेशन मेथड। बड़े सवाल ऐसे ही देखने में जो बड़े होते हैं वो बड़े आसानी से क्रैक हो जाते हैं, बल्कि छोटा जो होता है वो बहुत खोटा होता है। तो अगर चौथे को देखें तो सिंपल सी बात है, कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति कर रहे हैं 1981 के न्यायमूर्ति PN भगवती के अध्यक्षता में प्रथम न्यायाधीशवाद से हुआ था। तो नहीं भाई, मैंने बताया दूसरा जो जजेस केस हुआ था 1993 में हुआ था, उसके माध्यम से। ये PN भगवती वाला जो मामला था ये तो 1970 के दशक में हुआ था,
वो जो जनहित याचिका के बारे से रिलेटेड है ये पीएन भगवती, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा। तो ये तो 93 वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे कह रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 51A, तो 51A के अंतर्गत नागरिकों को अधिरोपित मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं भारत की समृद्ध मिश्रित संस्कृति का विरासत की रक्षा करना, यस ये तो है। तो कह रहे हैं कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो पहला वाला तो है, तो इसे हम यस कह सकते हैं। दूसरा कह रहते हैं सामाजिक अन्याय और भेदभाव से वंचित वर्गों का संरक्षण। तो भाई ये सामाजिक अन्याय और भेदभाव से ये वर्गों का संरक्षण, ये हमारे मूल कर्तव्य में थोड़ी न दिया है, तो ये मूल कर्तव्य में ये नहीं है। आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो जहां जहां दो होगा आप हटा सकते हो, आपका काम बन गया बड़े आसानी से। ऑप्शन नंबर सी, आपको दो नीचे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में दिया है, मानवतावादी और सुधार की भावना दिया है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता यानी विशेषता प्राप्त करने का प्रयत्न करना, ये सब है। लेकिन दूसरा नहीं था, तो 1 3 4 हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 94 वाले में देखें, एसर्शन और रीजन यानी कथन और कारण वाले प्रश्न है। तो कथन देकर कारण देकर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कौन सा हमारा ये सही होगा। तो सो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है जैसा कि संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यस ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है, कथन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोग जानते हैं सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। तो यस ये तो सही है, लेकिन कह रहे हैं राष्ट्रपति एक स्वतंत्र कार्यपालिका प्रमुख के रूप में सैन्य निर्णयों में संसद या मंत्री परिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। नहीं भाई, ये मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, उनसे स्वतंत्र थोड़ी ना काम करता है। यानी एक तरह से मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, यानी जो प्रधानमंत्री कहेगा वही मंत्री परिषद करेगा, और जो मंत्री परिषद कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करेगा। तो ये आपका गलत हो गया आर, तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर ये 95 में आपका दिया है निजता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। निजता नाम देखते ही आपके दिमाग में गूंज जाता होगा कि अनुच्छेद 21 का मामला है। निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो ये आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो भारत के संविधान निम्नलिखित में से यह किसके उपर्युक्त कथन सही सुमेलित ढंग से संरक्षित होता है। तो आप लोग जानते हैं हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, तो अनुच्छेद 21 में यह मामला दिया गया है। तो यही हो जाएगा अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रता है, जो ऊपर बात लिखी गई निजता का अधिकार है। तो आगे देखें हम लोग अगर, तो हम लोगों का ये 96 में, तो इसमें पूछा जा रहा है 96 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन भाषाओं को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो केवल हिंदी और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी अवधी भोजपुरी की नहीं है। भोजपुरी को लेकर बिहार में जंग चल रही है, लेकिन अभी 8वीं अनुसूची में जारी नहीं कर रहे हैं। और ये 8वीं अनुसूची की बात नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा यानी राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा अभी हिंदी है और दूसरा उर्दू है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग 97 वाले को देखें तो फिर एसर्शन रीजन वाला प्रश्न है। यहाँ थोड़ा सा देखें हम लोग, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा पेशेंस करके देखना पड़ता है, नहीं तो आता हुआ प्रश्न हम लोग गलत कर देंगे। कथन है कारण है, तो कथन में करें भारतीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। यस, 2 से अधिक जिसका निकाय होता है उसे हम लोग बहुसदस्यीय निकाय कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। तो आप लोग जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI बहुसदस्यीय निकाय है, यानी 3 है, एक मुख्य, एक मतलब होते हैं मुख्य और 2 अन्य होते हैं। तो यस ये तो वाला बात सही है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 2 आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही कथन है आपका। और यहाँ इनका हम अगर कारण वाले को देखें, इनके कारण के बारे में देखें तो हमें पता चलता है क्या, जरा देखें। कारण में
कह रहे हैं निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दी गई। मेरे भाई 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है, यहां से कहां दे देगा? तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कहां होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 24, 124। तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। और दोस्तों मैं थोड़ा सा हिंट देने के लिए कह दूं, 324 में हिंट दे दिया हूं, उसी के आसपास खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो ये 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है, ये गलत हुआ। आपका जो सही होना चाहिए ए सही, आर गलत, सी हो जाएगा 97 का सी। आगे अगर हम लोग देखें 98 में, तो इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन शहर मतलब जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक नहीं है। 1 मिलियन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप लोग जानते होंगे, खास करके यूट्यूब वाले तो अवश्य जानते होंगे, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ऐसा कौन सा शहर है जो 10 लाख से नहीं रिलेटेड है? तो आप लोग जानते हैं आगरा, जो खास करके जो दोस्तों मतलब कह सकते हैं जो कमिश्नरेट हो जाते हैं या फिर जो महानगर पालिका से होते हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, ये सब तो मिलियन शहर में आते हैं, लेकिन ये मुरादाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 99 में, तो कह रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो कौन सा शहर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा शहर सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 65 वर्ष है, बिल्कुल सही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। कह रहे हैं वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, तो ये दोस्तों ये गलत है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऊपर के तीनों सही थे, ये तो कंफर्म था, नीचे वाला यही गलत होगा। नई जानकारी होगी तो भी लगा देंगे, क्योंकि ऊपर वाले हम लोग कंफर्म थे सीडीएस से लेकर। क्वेश्चन नंबर 100, क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है। कुछ आपको घटनाएं दी गई हैं, इन घटनाओं को अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये शिमला समझौता, भारत सोवियत मैत्री संधि, फरक्का जल समझौता और ताशकंद समझौता, तो इन सबको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कालक्रम में हमें सजाना है। पहले कौन हुई घटना, उसके बाद घटना, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। तो शिमला समझौता के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको बारे में तो आप लोग जानते हैं जब पाकिस्तान ने युद्ध हारा था तो उस समय के बारे में है। जो इंदिरा गांधी, अभी ये शिमला समझौता रद्द होने का पाकिस्तान धमकी दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर समय, तो ये दोस्तों 1972 के समय हुआ था। ये 1972। और भारत सोवियत जो संधि हुई थी दोस्तों, पहले ये ताशकंद हम लोग देख ले। ताशकंद वाला तो जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय 65 वाले में, उस समय था ये। तो यहाँ ताशकंद वाले को देखें तो 1966, इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई थी। और फरक्का जल समझौता सबसे अंत में हुआ था 96, 1996 में। और जो सोवियत मैत्री वाला था दोस्तों, ये सोवियत मैत्री वाला समझौता जो हुआ था ये 71 में शायद हुआ था ये। तो ये 71 में हुआ था, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 71, 1971 में। तो आप लोग देखें अगर सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहली घटना कौन हम लोग रखेंगे, 71 वाली रखेंगे, ओ सॉरी 66 वाली रखेंगे। चार सबसे पहले होगा ताशकंद वाला। तो सबसे पहले 4 कहाँ है, एक ही में है, तो यह हम लोग कह सकते हैं यही है। और सबसे अंत में ये फरक्का जल समझौता 96 में था, ये 3 में होना चाहिए, हमें मिल गया। आसानी से कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आगे अगर हम लोग 101 वाले में देखें तो सिंपल सा प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे ये। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 वाले को देखें तो सिंपल सा प्रश्न है, करें कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। तो सही कौन सा है हमें ये बताना है। ध्यान रखें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घुमाकर, सही कौन सा नहीं है तो हम गलत कर देते हैं। तो अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं, बिल्कुल आप लोग इसके बारे में खूब पढ़े हैं, महाराष्ट्र। तो ये पहला वाला कथन तो आपका सही है, यही आपका उत्तर होगा। अब आगे हम लोग देख लें भाई ये सब क्यों सही नहीं है। सांची का स्तूप करें चंबल नदी घाटी में स्थित है, तो कैसे होगा? सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और चंबल नदी घाटी में कैसे स्थित हो जाएगा, ये तो गलत है। और ये पांडुलेखा गुफा देव मंदिर, पांडुलेखा गुफा देव मंदिर दोस्तों ये तो मतलब नर्मदा घाटी में स्थित तो नहीं है,
ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यस, तो ये भी नहीं होगा। तो नर्मदा यहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है तो वैसे भी नर्मदा नहीं होगा, नासिक जिले में है। और अमरावती स्तूप करें गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, तो नहीं, हम कह सकते हैं कृष्णा नदी के आसपास है, तो यहाँ कृष्णा नदी के घाटी के आसपास स्थित है, तो ये गोदावरी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए आपका आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखें तीसरे वाले में 103, तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि का है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और इन स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शंस को हम लोग अगर पढ़ेंगे, आप लोग अगर पढ़ेंगे, आपको जल्दी के लिए कह दूं तो यहां अगर चौथा वाला देखोगे तो आपकी नजर पड़ेगी कांची का कैलाशनाथ मंदिर करें द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार वाला मंदिर है। स्वतंत्र आधार यानी ये किसी का बेस नहीं बनाया गया है, इसका बेस एक स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार वाला मंदिर नहीं है दोस्तों। सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार वाला मंदिर की बात करें तो महाबलीपुरम का ये जो शोर मंदिर है, महाबलीपुरम का, तो महाबली एमपी में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, शोर मंदिर है। तो यानी चौथा हमारे ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए, तो चौथा नहीं होना चाहिए, तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम तुक्का भी लगाएंगे तो भी हमारा 50-50 हो जाएगा। स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल से माना जाता है, सही है। लाड खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी चालुक्यों से संबंधित है, यस, ये भी सही है। और खजुराहो के मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, तो सही है। तो 1 2 3 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम लोग देखें ये 105वें वाले में, तो 105वें में जो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि मराठों के उत्कर्ष यानी मराठों का जो ग्राफ इतना ऊपर उठा था, तो इसके महत्वपूर्ण कारक में कौन सा कथन, मतलब इसका क्या कारक हो सकता है बताना है, हमें सही उत्तर देना है। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी थी, यस, ये तो है, फिट है, उसकी भौगोलिक स्थिति इसी की थी कि कुछ खास पहाड़ियों से घिरा, कुछ ऐसे, तो एक भौगोलिक स्थिति को माना जा सकता है, तो यस, ये तो सही है। अब हम लोग को यहाँ पर देखें दूसरे वाले को, तात्कालिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे भी बड़ी भूमिका निभाई। शिवाजी के जुझारू व्यक्तित्व था, उनकी ऐसी पर्सनालिटी भी, तो यस, ये भी है। और कह रहे हैं शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, तो ये दोस्तों गलत है, ये वाला आपके ऑप्शंस में नहीं होगा, तो यानी चौथा जहां होगा आप हटा दीजिए, आपके उत्तर जो है निकल आएंगे ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उस्ताद मंसूद खान, तो यहाँ कह रहे हैं उस्ताद मंसूद खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके शासनकाल में ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अकबर, जहांगीर और ये शाहजहां, तो आपका हो जाएगा ये जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही जहांगीर के काल में उस्ताद मंसूद खान प्रसिद्ध चित्रकार थे, और यही सही है आपका। और ये जहांगीर के बारे में आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, ये चित्रकला का स्वर्ण युग इन्हीं के काल में कहा गया है, तो इससे आपको ये कनेक्ट कर लेंगे। आगे अगर हम लोग ये 7वें वाले को देखें तो रुद्रमा देवी के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है, तो कथन कौन सा हमारा सही होगा। तो रुद्रमा देवी वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, यस। उन्होंने दक्षिण में तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग तथा देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, तो यस, तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था रुद्रमा देवी ने, तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हुए। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखें तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, तो ये इसकी सदस्यता मिलने का संभावित लाभ क्या हो सकता है? तो अगर न्यू डेवलपमेंट में सदस्यता आसानी से सबको मिल जाती है, जो लोग कई सारे देश प्रयत्न करते हैं कि हमें यहाँ सदस्यता मिल जाए, तो मिल जाती है, तो इसमें क्या लाभ होता है उसको, मतलब उनको क्या लाभ हो सकता है, इस बारे में हमें यहाँ पर देना बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जो बुनियादी ढांचा होता है, जैसे आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, उसके लिए आपको फाइनेंस मिल जाएगा, नाम में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, सड़क रेल ये सब आपको बनाना होता है, तो इसके लिए। आगे अगर हम लोग देखें बंदरगाह वगैरह के लिए 109 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया है आपको हाल ही में
मध्य पूर्व में हुए घटनाओं के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी दिया गया है, बताना है सही कौन सा है, तो उसी हिसाब से उत्तर चुनना है। तो इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन, अभी जानते हैं इजराइल ने ईरान पर जो प्रहार किया था, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने ईरान पर जो प्रहार किया था उसे नाम उन्होंने दिया था, ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन। तो राइजिंग लायन का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करना था, तो ये टारगेट नहीं किया गया था इसमें, केवल हम उसी को कर रहे हैं। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर ये गलत हो सकता है यहाँ पर, तो ये पहला तो गलत हो गया, तो हमारे ऑप्शन से पहला हटा दीजिए आप, केवल देकर गड़बड़ी कर दिया यहाँ। तो जहां आपको केवल वगैरह दिखे थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया, हालांकि अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सीधा भाग नहीं लिया था। तो ये आप कह सकते हैं दूसरा वाला हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये तो सही हुआ। अब हम लोग यहाँ तीसरे वाले को देखें, तो ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला दिया। तो मेरे भाई ये जो परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, तो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। तो मिडनाइट हैमर कौन चलाया था? अमेरिका ने। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। तो ये भी गलत आपका हो गया। भारत ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। नहीं मेरे भाई, भारत कहाँ से निभाया जाएगा, मोदी जी अपना नहीं निपटा पा रहे हैं तो वहां से कहाँ से जाएंगे, ये भी गलत है। तो आपका केवल 2 हुआ, ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110वें को। बहुत अच्छा, T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस में बातें दी गई हैं, पढ़कर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग क्रिकेट वगैरह बहुत देखते हैं, इससे भली भांति परिचित होंगे। जो पहले ऑप्शंस में आपको दिया गया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के मेजबानी 2 देशों ने किया था। जी बिल्कुल, 2 देशों ने किया था। भले से आपको देशों का नाम याद ना हो, लेकिन आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज और यूएसए यानी अमेरिका ने मिलकर इसका किया था। तो ये तो हो गया ये बात, ये अपने आप में सही है, ये कथन आपका सही है, लेकिन उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर हमें गलत को बताना है। यही चीज जब आपको पूछ लेगा कि 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी इंडिया और श्रीलंका करने वाले हैं, ये भी याद रखे रहेगा, हो सकता है पूछ ले। और आगे अगर हम लोग देखें, ये बी वाले में करें, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नहीं मेरे भाई, मैन ऑफ द मैच चुना गया था विराट कोहली को, T20 वर्ल्ड कप 2024 वाले को। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया ये, तो यही आपका उत्तर होगा, ये सही है, उत्तर यही आपका होगा। इसका मतलब बाकी सब अपनी जगह पे सही है, हम उसको याद कर सकते हैं, काम दे देगा कई फैक्ट के रूप में। भारत ने अब तक 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। जी बिल्कुल, 2007, 2024। और पैट कमिंस आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाज, लगातार 2 मैचों में उन्होंने हैट्रिक लिया था। जी बिल्कुल, तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका बी केवल उत्तर हुआ क्योंकि वो गलत था। आगे दोस्तों अगर हम लोग 11 वाले में देखें, तो कह रहे हैं लखनऊ में भारत का पहला सैनिक स्कूल स्थापित होने का समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें आपको 2 जानकारी चाह रहे हैं कि आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भारत का पहला, आपको पहले ही बता दिया, भारत का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खोला गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया था। तो कब खोला गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको बता दूं 1960 में खोला गया था। और 1960 में आप लोग जानते हैं आजादी के बाद से लेकर 1954 तक मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो वो थे ये गोविंद बल्लभ पंत। तो ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये 1960 में बना था। तो 1960 में कौन रहा होगा? दूसरे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने 1954 से लेकर 1960 तक, वो थे दोस्तों ये यहाँ पर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा। और हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जब आपातकाल लगा था 1973 से लेकर 1973 से 1975 तक ये मुख्यमंत्री थी हेमवती नंदन बहुगुणा। और सुचेता कृपलानी जानते हैं भारत की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों अगर हम लोग 12वें वाले को देखें, तो ये कह रहे हैं मेजराना क्या है। तो मेजराना क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा में था दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित यह एक प्रायोगिक क्वांटम चिप है। तो आप लोग सर्च करके चित्र वगैरह इसका देख सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग 113 वाले को देखें, तो कह रहे हैं कि बजट 2025-26 में कुल व्यय का कौन सा घटक सबसे अधिक है। तो व्यय का घटक पूछा जा रहा है, न कि बजट का हिस्सा, तो याद रखे रहेंगे। तो व्यय का घटक सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये होगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों,
तो कह रहे हैं ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कथन कुछ दिए गए, कथनों को पढ़कर बताना है सही कौन सा है। तो अगर दोस्तों पहले कथन को हम लोग पढ़ें, दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ें, तीसरे को पढ़ें, तो तीसरे को आप लोग थोड़ा सा याद होगा, इतना तो कम से कम यादें होगा आपको। मैं तरीका बता रहा हूं कैसे कम जानकारी में आप प्रश्न सॉल्व करोगे। तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024 में देखोगे 133 देशों में 133 देशों में भारत का जो स्थान था 39 था और 39। तो यहां आपसे कह रहे हैं भारत वैश्विक नवाचार रैंकिंग टॉप 30 में शामिल है। टॉप 30 में नहीं दोस्तों, टॉप 40 हम कह सकते हैं। तो ये टॉप 40 में शामिल हो, क्योंकि 39 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा तीसरा वाला। तीसरा गलत हो गया तो हम वैसे ही कह सकते हैं बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब हमारा काम आसान बन गया, यहां हम तुक्का भी मार देंगे तो भी 50% चांस रहेगा। अब देखें इस रिपोर्ट को वीपो ने द पोर्टरोल्स इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से प्रकाशित किया है। जानते हैं आप लोग, वीपो नाम देखते ही इनोवेशन से समझ जाएंगे, सही है। भारत 2011 से लगातार इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस यानी एक एवरेज ग्रुप में अच्छा रहा है, तो ये भी सही है। तो 1-2 आपका सही होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115वें को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस तिथि को, वो कौन सा तिथि है जिसे प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हैदराबाद के निजाम आजादी के बाद उसे हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय करना चाह रहे थे, 3-3 पाकिस्तान बन जाता। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि उनको मनाया गया, नहीं माने तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई। तो फिर इसे मात्र 4 दिन में ही यानी 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को मुक्त करा लिया गया और उन्होंने विलय कर दिया। तो ये हो जाएगा जिस दिन वो विलय कराए थे, नाम से ही लग रहा है हैदराबाद मुक्ति दिवस, यानी हैदराबाद को मुक्त कराया गया था। तो 17 सितंबर को, ऑप्शन भी याद रखे रहेंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 16 वाले को देखें तो मैचिंग वाला प्रश्न है, बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे इसको। तो यहां पर आपको दिया है सेमीकंडक्टर्स की इकाई जो यूनिट लगी है और दूसरा राज्य किस राज्य में लगा है। तो दोस्तों HCL नाम देखते ही अपने यूपी का है, तो इसे तो सबको याद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। HCL फॉक्सकॉन ये उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। तो इसको देखकर आप कह सकते हैं कि हमारा डी वाला 3 पर आएगा। तो डी वाला 3 पर एक ए के पास है और एक डी के पास है, और हम लोग इसे सामने से हटा दें। और एक और आपको याद होगा जिसे सब लोग ट्रिक से याद कर लिए हैं, माइक्रॉन ATP यानी मोदी अमित शाह। तो मोदी अमित शाह गुजरात से हैं, तो आप कह सकते हैं ये 2 पर आएगा। तो ए वाला हमारा 2 पर आएगा। ए वाला 2 पर कहाँ है, ए में है, तो हम कह सकते हैं ये डी नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो हमारा उत्तर ए वाला हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं अब बी वाला हमारा 4 पे चला जाएगा। ये टाटा PSMC फैब, तो ये भी गुजरात धोलेरा में है ये, और ये टाटा ATMP असम में। तो यस, आगे चले हम लोग देख सकते हैं अब 17 वाले में। तो ये दोस्तों कुछ आपको सैन्य अभ्यास दिया है, बड़ा ही आसान है, इसमें कोई दम नहीं है, आप लोग जानते होंगे। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, ये मंगोलिया में शक्ति, जिसके पास शक्ति रहता है हमेशा मारने फाड़ने की बात करता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है ये। और इंद्र नाम देखते ही बहुत सारे ये आप ऐसी चीजें देखेंगे, इंद्र नाम देखते ही आपको दिमाग में सिर्फ रूस आना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय रूस से बहुत अच्छी मित्रता थी। और धर्म गार्डियन है, तो गार्जियन इसे समझ लीजिए कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबका गार्जियन है। तो यस, तो डी वाला इससे चलाएगा। तो आप कह सकते हैं, अब मैंने मिला दिया, आप बता सकते हैं ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर। तो ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग 18 वाले को यहां देखें तो कह रहे हैं 18 वाले में आपको पूछा जा रहा है इसमें कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, जो दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन जो चलाया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ बातें लिखी, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं 6 वर्षों के लिए आरंभ किया गया है, जी बिल्कुल किया गया है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है कि जो सही नहीं है। इसका उद्देश्य दलहनों की वैश्विक व्यापार स्पर्धा में वृद्धि करना है। यस, वृद्धि करना है व्यापार में दलहनों का, ये भी सही है अपनी जगह पर, इसे याद कर लेंगे आप लोग। यह मिशन जलवायु अनुकूल बीजों पर भी बल देता है, जी बिल्कुल देता है। तो हम कह सकते हैं जब शुरुआत के तीनों सही हैं तो डी वाला गलत होगा,
क्योंकि हमें डी वाले के बारे में पता ना हो, लेकिन शुरुआत के 3 के बारे में पता है तो ऑटोमेटिक डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना नहीं है। ऊपर ये सब जो तीनों है उसका उद्देश्य ये है। आगे अगर हम लोग देख लें अगर 19 वाले को, तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है कि ऐसा कौन किसने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते इसके शांति प्रिय मृत्यु में इसका सहायक बन सकूं, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। आगे दोस्तों देखें हम लोग वही जो बंगाल विभाजन किया था, तो 20 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी मैचिंग वाला प्रश्न है। एक तरफ आपको व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ संस्था या आंदोलन दिया है, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। लाल कुर्ती वाले से किन्हें कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, ये तो हो गया। तो ये हो गए। और राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, और एक और हैं देवेंद्र तत्वबोधनी। तो आपका ए वाला तो 3 पर गया, ए वाला 3 पर गया तो हम इसे हटा दें। बी वाला 1 पर गया, बी वाला 1 पर गया तो हम इसे हटा दें। और उसके बाद हमारा डी वाला तो 2 पर जाना चाहिए, तो डी वाला 2 पर, तो ए वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे चले अगर हम लोग देखें 21 वाले में, तो 21 वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई बुक यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 22 वाले को देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, अब विचार करके बताइए कि सही क्या है। तो यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया था। जी बिल्कुल, 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन उसके उपज में था, तो ये सही है। गांधी जी के जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी नहीं कर रहे थे, यह मतलब कह सकते हैं यह नेतृत्व विहीन था। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा हुआ? ए सत्य है परंतु दूसरा वाला असत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 22 वाले का। आगे अगर हम लोग देखें तो 23 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है ये भी एसर्शन रीजन कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपसे कथन ए कारण आर पूछा जा रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। यस, आप लोग देखेंगे, इसीलिए उड़ीसा को धान का कटोरा कहा जाता है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। महाराष्ट्र को, गोवा को ये सब नहीं कहा जाता है, तो इसका मतलब पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता होगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, जो कि गलत है। पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होती है, जो भारत का ये पश्चिमी तट है यहाँ वर्षा अधिक होती है, पूर्वी तट में कम होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये वाला आपका ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखा जाए अगर 24 वाले में दोस्तों ये भी एक तरह से योजनाओं से रिलेटेड आपको प्रश्न है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जानते हैं, ये फरवरी 2015 में शुरू किया गया था, अभी 2025 में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें ली गई हैं, बताना है कौन सा सही है। तो यह केंद्र सरकार की योजना, यह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मूल घटक है। तो नहीं मेरे भाई, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मूल घटक नहीं है, बल्कि अभी 2022-23 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसका विलय किया गया, तो उसका घटक नहीं था ये, तो ये गलत है। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसमें राज्यों का भी सहयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाले को देखें 2022-23 में इसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सम्मिलित किया गया है। जी बिल्कुल, सम्मिलित कर दिया गया है, इसे मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में सम्मिलित किया गया है इस योजना को, ये सही है। 3 वाले को देखिए, इस योजना के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सभी जैविक गुणों एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का आकलन करना है। तो नहीं मेरे भाई, सभी जैविक गुण थोड़ी ना, सिर्फ 12 मापदंड ऐसे बनाए गए हैं, इनका जांच हो जाएगा तो मृदा की सारी गुणवत्ता के बारे में आकलन लगा लिया जाएगा। तो ये तीसरा वाला गलत है, जहां जहां 3 होगा और 1 होगा आप हटा दीजिए तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपका उत्तर ए हो जाएगा। चौथे वाले को बिना पढ़े आप बता सकते हैं, इसको भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। यस, 2, 4 सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर 25वें वाले में, तो कह रहे हैं कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक होता है? तो चूना पत्थर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर 26 वाले को देखा जाए तो 26 वाले में तो आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर,
तो कह रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, जिसे हम लोग CCTS के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित मतलब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बातें बताना है। तो पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में 45% कमी का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल रखा है, पेरिस जलवायु समझौता में ये बात हुई थी, सही है। दूसरा देखें, 2030 तक कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों यानी जैसे सौर, पवन, विद्युत, इससे प्राप्त किया जाएगा। यस, ये भी बात सही है। और नेट जीरो कार्बन के आप लोग जानते हैं, तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, 2070 तक नेट जीरो का संकल्प रखा है, ये भी सही है। और चौथे वाले में कह रहे हैं भारत ने सभी MSME इकाइयों को CCTS यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। तो ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं आया है सरकार का, तो ये गलत हो जाएगा। केवल शुरुआत के 3 ही सही हैं, चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो ए हो जाना चाहिए, क्योंकि केवल 1, 2, 3 सही है। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये 27 वाले को देखें तो सिंपल सा प्रश्न है, तो बड़ी आसानी से आप मिला लेंगे, कोई दम नहीं होता है मिलाने वाले में। चक्रवातों के स्थानीय नाम और संबंधित क्षेत्र। तो चले हम लोग, विली विलिस ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और उसके आसपास एरिया में, और बोगियो फिलीपींस। तो आपका कौन सा, ए वाला 2, बी वाला 1, ए वाला 2, बी वाला 1 और डी 4। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 का आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 128 में आपसे कह रहे हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करके बताना है सही कौन सा है। तो कह रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट में भूमध्यवर्ती क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित है। कहाँ विभाजित है भाई? भूमध्य रेखीय वर्ष में या तो वर्षा होती या तो नहीं होती है, तो यानी वो एक मतलब 2 ही मतलब ऋतुओं में विभाजित है, 4 में कहाँ है। एक हम कह सकते हैं कि जो मतलब एक वर्षा ऋतु और एक शुष्क ऋतु, यानी 2 ही है, क्योंकि वहाँ मौसम ज़्यादातर वहाँ पर हमेशा वही रहता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, तो हम इसे काट सकते हैं, इसे और इसे आसानी से कह सकते हैं। हमारा उत्तर डी होगा, 128 का हमारा डी हो जाएगा। बिना केवल पहले वाले जानकारी से हम लोग पता कर लिए, और पहला वाला तो इतना सरल है तो ये चीजें सबके मालूम होगा। और दूसरे वाले की अगर हम बात कर लें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती नहीं मेरे भाई, भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं वहां तो वर्षा होती है, ठंडी में ज्यादा वर्षा होती, गर्मी में नहीं, उल्टा हो जाता है वहां। तो ये भी वाला आपका गलत हो गया। तो आप कह सकते हैं कि यही चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष में वर्षा होती है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्रों के वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। अब मेरे भाई बता दूं, ये दोनों किसी को ज्यादातर नहीं मालूम होगा, लेकिन ये दोनों तो मालूम होगा। प्रश्न इसी तरीके से सेट होते हैं, तो दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। तो 1, 2 वाला आपका तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही कर सकते हो। हमें भी नहीं मालूम था ये तीसरे वाले में, सच कह रहा हूं, लेकिन पहले दूसरा हमें मालूम था, तो उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे अगर हम लोग देखें तो 129 वाले में निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है? तो ठंडी धारा के रूप में कौन? ये ब्राजील तो नहीं है, गल्फ भी ठंडी धारा नहीं है, कुरेशियो भी नहीं है, बेंगुला है। ऑप्शन नंबर बी। ये किसी टाइप का RO में पूछा गया था, आप लोग को मालूम होगा। आगे अगर देखें दोस्तों हम लोग 130 वाले में, तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का अगर स्थान रिक्त रहता है तो मतलब वो कब तक भराना चाहिए? तो उसमें कोई निश्चित डेट नहीं है, यथा जल्दी से जल्दी भर लेना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 31 वाले को देखें, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, इसमें कोई वो नहीं है। धन विधेयक रहता है तब लोकसभा में। आगे देखें तो यहाँ कह रहे हैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों की पारस्परिक संबंध से है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग रटे होंगे इसको बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर दोस्तों अगला जो कह रहे हैं, एक तरफ आपको संवैधानिक प्रावधान दे दिया है, मिलाने वाला प्रश्न है, और एक तरफ मिलाने वाला, यहाँ पर जो मिलाने वाला प्रश्न है संवैधानिक प्रावधान और संबंधित विषय। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो गए, इसके तो बड़े आसानी से आप लोग समझते होंगे। तो डी वाला तो आपका चला जाएगा 4 पे।
तो डी वाला 4 पे जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये बी वाला हटा सकते हैं अपने सामने से। और दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 50 था न्यायपालिका, आप लोग जानते हैं डीपीएसपी का ये भाग है प्रावधान कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है कि मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। तो सी वाला आपका 3 चला जाएगा, सी 3 डी 4। तो कह सकते हैं आप हमारा जो 133 होगा दोस्तों, ये क्या हो सकता है, यहाँ ए वाला हो सकता है, क्योंकि सी 3 डी 4 यही है और कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी दो के बारे में जानकारी नहीं हो तो क्योंकि इसके आधार पर आपने एलिमिनेशन से कर लिया, तो ए वाला 2 पर चला आएगा, अंतर सरकारी कानूनी विवाद क्षेत्राधिकार। और 32 तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, तो हम भूल ही गए, ये तो किसको नहीं जाता जिसको अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोला था। आगे अगर हम लोग देख लें इसे 34 वाले को, तो यहाँ पर भी दिया गया है आपको, मान लीजिए भारत सरकार की किसी एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत देश की एकता को खतरे में डालने के आरोप में ब्लैकलिस्ट करती है, तो ऐसे में एनजीओ किस संवैधानिक उपचार का प्रयोग कर सकता है, तो वही अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। और क्या कर सकता है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 34 का ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 35 वाले में, तो यहाँ पर करें क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, तो बड़े भाई मोटा भाई करेंगे, गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर देखें तो 36 में कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत से अधिक मेल खाती है, तो लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण से संबंधित है ये। आगे अगर देखा जाए 36 हो गया हमारा। 37 में आपसे जो पूछा जा रहा है तो कंसेप्चुअल प्रश्न है, आपको मानने पर कह रहे हैं कि मान लीजिए एक राज्य सरकार ने नगर निगम की 50% आरक्षण सीमा को पार करते हुए महिलाओं को 60% सीटें आरक्षित कर दी, तब इस स्थिति में कौन सा संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन की आशंका दर्शाता है, तो यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर ये जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है ये हो जाएगा, क्योंकि इसको तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि एक जो लिमिट दिया गया उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो समानता का उल्लंघन होगा, भाई पुरुष कहाँ जाएंगे फिर। आगे देखें हम लोग 38 में, तो कह रहे हैं कौन सा कथन वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है यूपी पीसीएस में, ये जनसंख्या का तीव्र होना, और 21 में भी शायद ये आया था पीसीएस, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना इसको वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कारण है। जंगलों में आग लगना भी है, वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, यही वाला नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से उन पर ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा। हालांकि पड़ता है, जनसंख्या बढ़ेगी, जंगलों को काटा जाएगा, वहाँ बनाया जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं है, ये दोनों ज़्यादा प्रभावी हैं। आगे देखें तो हमारा यहाँ पर कह रहे हैं एक ये भी मिलाने वाला है, एक तरफ स्थल दिया है, एक तरफ संरक्षित जीव, मिला देना है, हमें मिलाकर बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो मतलब ये स्थान नहीं दिया है, ये बताना है कि कौन सा कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीव कहाँ पर संरक्षित किए गए हैं, किस उद्यान में, किस स्थल में, इससे बताना है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में, यस, तो ये हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं, अभी गणना हुई एशियाई शेरों की। कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बंगाल टाइगर यहाँ, और ये तो आपका एक ही बचता है, आप जानते हो ना, विल्नी कोटा अभ्यारण्य, सिलेंडर लोरिस, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा सीधा। आप देखें अगर 140 वाले को, तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा नहीं है, तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा नहीं है, तो उसे बताना है, सेवा नहीं है। तो यहाँ परागण, खाद्य उत्पादन, सौर उत्पादन, जल शोधन, तो इसमें दोस्तों सौर उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये मतलब सेवा क्षेत्र में ये नहीं आएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 141 में जो पूछा जा रहा है कथन कारण से रिलेटेड है, कथन है कारण है, बताना है सही कौन सा है। एक धातु का तार तापक्रम, एक धातु के कोई मान लिया तार लिए हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यस, ये तो स्वाभाविक सी बात है, सही है।
और धातु के अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा का रिलीज होता है। नहीं दोस्तों, कोलिजन से ऊष्मा का रिलीज नहीं होता है। उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसके होता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका होगा, ये सही है, आर गलत है। अगर हम लोग देखें ये 42 वाले को, तो यहाँ पर भी मैचिंग का यहाँ पर आपको दिया गया है मिलाने के लिए। एक तरफ आपको वैज्ञानिक और दूसरी तरफ उनका आविष्कार या सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर ये आइंस्टीन, न्यूटन, तो न्यूटन का गति विषयक नियम आप लोग खूब पढ़े हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों दूसरे पर। तो ये तो दूसरे पर आ जाएगा नो डाउट। तो दो वाला आपके मतलब बी वाला दो पे आ जाएगा। बी वाला दो पर कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, और ये दोनों को अब हम हटा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन उत्तर या तो ए होगा या तो सी होगा। आगे अगर देखें तो ये हमारा ये मैक्सवेल जो है चुंबकीय सिद्धांत इन्होंने दिया था, और आइंस्टीन के बारे में तो सबको पता होगा दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यस, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए 43 वाले में, तो बता रहे हैं कि कौन सा तत्व सामान्य ताप और दाब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो सामान्य टेम्परेचर पर और सामान्य प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में वो पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पर, ब्रोमीन होगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। आगे देखा जाए 44 में, तो ऐसा कौन सा समूह में हमें चुनना है, ऑप्शंस के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल उत्तरदायी था। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, उसके लिए कौन से घटक, कौन से जो समूह मूल उत्तरदायी थे। तो दोस्तों, तो उस समय ऑक्सीजन तो था नहीं, तो कह सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन तो उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन उत्पत्ति जब नहीं हुई थी तो ऑक्सीजन पहले नहीं था, जब यहाँ पर जीवन नहीं था तो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यस, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 44 का आपका बी हो जाएगा। आगे अगर देखें 45 वाले में, तो 45 वाले में कह रहे हैं गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। तो आप लोग खूब जानते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका फैला हुआ है, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण के रूप में। आगे देखें, खूब पानी वानी इसलिए पिए और ज़्यादा जो फैटी चीज़ें न खाएं। तो किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यस। आगे देखें 47 में करें पत्तियों की कौन सी संरचना गैसों के आदान प्रदान को करती है, तो स्टोमेटा करती है, ऑप्शन नंबर बी। 48 को अगर देखा जाए तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों की संख्या बहुत घट जाए, तो इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो प्रोटीन संश्लेषण पर पड़ेगा। आगे 49 वाले को देखें तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बच्चों वाला प्रश्न है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नाम इसी दिन दिया गया था। और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आज जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शुरू किया। तो इससे रिलेटेड सही कौन सा है, इसका उद्देश्य हर जिले को पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक पहचान देना है। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत यहाँ पर ODOP से रिलेटेड था। तो बताना है सही कौन सा है, तो पहला वाला तो सही होगा, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश हुई थी, ये भी सही है। यह भारत सरकार की योजना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देख लिए आप लोग, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, ये घटना चक्र की पहली टेस्ट सीरीज का और पार्ट बी वाला था, तो ये हम लोगों ने भली भांति कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग अगर थोड़ा सा समय मिल जाएगा दोस्तों, तो ये आपको मैं दूसरा भी करवा दूंगा, क्योंकि दूसरी टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।